12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। 24 की बिसात है और 24 की बिसात पर राम की बात है, क्योंकि जिस तरीके से वो कहते हैं ना, अपने अपने राम समीर से, उसी तरीके से अपने अपने राजनीति में भी राम है। मुझे लग रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी राम का नाम का जिक्र कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी का तो जब से 1980 बनी तब से राम का जिक्र करते रहे, वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपनी 4 राज्य सरकारों को राम के नाम पे कुर्बान किया था। उत्तर प्रदेश की सरकार गई थी, मध्य प्रदेश की गई थी, राजस्थान की गई थी, हिमाचल प्रदेश की गई थी। तो जो पार्टी अपनी 4 राज्य सरकारों को कुर्बान कर सकती है, वह चुनाव आने पर उस नाम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती। और मुझे लग रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के कारण ही संभव हुआ है कि अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और संघ के एजेंडे में तो हमेशा आर्टिकल 370 और राम मंदिर प्रमुखता से रहा सारे घोषणा पत्रों के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी को तो पूरा अधिकार है राम का नाम लेने का और जिक्र करने का। नहीं तो फिर वो सेठिया साहब, जिस तरीके से दिवंगत बीजेपी के नेता अरुण जेटली ने कहा था ना कि जब ओरिजिनल मौजूद है तो फिर फोटोकॉपी की क्या जरूरत है। तो फिर जब ओरिजिनल मौजूद है तो बाकी जो सब बात कर रहे हैं फोटोकॉपी माने जाएंगे। देखिए 89 के बाद जी देश में कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जो राम के बिना हुआ हो। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर जब राम जन्मभूमि आ गई तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसका इस्तेमाल किया। राम कृपाल जी कह रहे थे कि शायद उनको ध्यान नहीं आ रहा कि पहले रामलीलाओं पर इस तरह के भाषण होते या नहीं होते थे। मैंने अटल जी का भाषण भी सुना है, वहाँ पर जो चांदनी चौक की रामलीला होती है वहाँ पर होता लाल किले वाली। तो सोनिया गांधी का भी एक बार भाषण हुआ है, लेकिन जिस तरह इस बार हुआ है, ऐसा लंबा भाषण 2 मिनट का 3 मिनट का होता रहा है, लेकिन इतना लंबा भाषण मैंने पहले कभी नहीं सुना। और इस भाषण से एक चीज जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जो जातिवाद की राजनीति इस समय शुरू हुई, कांग्रेस ने जिस प्रकार उसको एजेंडे पर लिया है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से घबराई हुई है। और मोदी के कल के भाषण में जो अगर हम एक केंद्र बिंदु मान लें तो वो केंद्र बिंदु है कि जातिवाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया ना कि साहब जातिवाद का जो बुराई है उसका दहन करना जरूरी है। लेकिन जो पहले मैंने कहा कि साहब जिस तरीके से अपने अपने ना, उसी तरीके से राजनीति भी राम के नाम पर अपनी अपनी तर्ज पर। तो एक तरफ जहां जातिवाद के दहन की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ गरीबों और पिछड़ों के उत्थान की बात भी राम नाम की राजनीति के भीतर ही लाकर जनता के सामने रख दी जाती है। और आइए अब जरा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। राजस्थान से मध्य प्रदेश तक आज हलचल जबरदस्त तरीके से महसूस हो रही है। कांग्रेस की महासचिव हैं प्रियंका गांधी, वो राजस्थान के रण में उतरने वाली हैं। कुछ ही देर में झुंझुनू में उनकी रैली होनी है और माना जा रहा है कि इस रैली से प्रियंका गांधी कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस के लिए खेल सकती हैं, जैसा कि कांग्रेस ने कर्नाटक के चुनाव में चला था। महिलाओं को लेकर कोई बड़ा ऐलान, वादा जो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी राजस्थान में कर सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो मध्य प्रदेश में और नरसिंहपुर दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा एक हलचल दिल्ली में भी है। तेलंगाना के उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी चर्चा कर रही है। इस सब के बीच चुनावी राज्यों पर हम चर्चा करें उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की वो बात आपको सुनाते हैं जिसमें उन्होंने 5 राज्यों में जीत का दावा किया है। पीएम मोदी पर निशाना साधा है, सुनिए। 5 स्टेट का इलेक्शन जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है और हर जगह हमारे लोग काम कर रहे हैं और हमको कॉन्फिडेंस है कि हम 5 स्टेट में ज़रूर जीतेंगे। मुद्दों के ऊपर चुनाव होता है और खासकर जो मोदी हर जगह जाके जो काम करते हैं या स्लोगन देते हैं, तो हर चुनाव को मेरा चुनाव बोलते हैं। म्युनिसिपल चुनाव भी मेरा बोलते हैं, एमएलए चुनाव मेरे को देख के वोट दो बोलते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जिन 5 राज्यों को जीतने का दावा कर रहे हैं उसमें एक राज्य तेलंगाना भी तो है। और तेलंगाना को लेकर कांग्रेस किस तरह एक्शन में, उसे जरा समझ लीजिए आप। दरअसल प्रियंका गांधी इसी महीने के आखिरी दिन तेलंगाना में प्रचार करने के लिए पहुंच रही हैं 31 अक्टूबर को। उसके अगले ही दिन यानी 1-2 नवंबर को राहुल गांधी तेलंगाना में रहेंगे। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने तेलंगाना में पूरा 1 सप्ताह, जी पूरे 7 दिन बिताए थे। और अब ऐसे में सवाल तेलंगाना को लेकर कांग्रेस का जोश हाई।
कुछ सर्वे तो ये बता रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस बेहतर कर सकती है, बीआरएस को पछाड़ सकती है। ऐसे में अब सवाल बड़ा ये हो जाता है, कर्नाटक के बाद तेलंगाना दक्षिण कांग्रेस का दीवाना। इसी सवाल को लेकर चर्चा कर लेते हैं जरा। रामकृपाल जी, आपसे शुरुआत करूंगी। कर्नाटक के बाद तेलंगाना, कांग्रेस को बूस्ट मिलने वाला लगता है आपको? अगर देखिए जो कहा जा रहा है, जो देखिए नेता तो हमेशा कहता है कि वो तो जब तक हारेगा नहीं उसके पहले हार क्यों मानना, उसकी बात नहीं। लेकिन अगर कर्नाटक वाला रिजल्ट तेलंगाना में आता है हाँ। तो निश्चित तौर पर ये तय जान लीजिए कि फिर तो अपोजिशन में, जैसे ये है ना कि इंडिया अलायंस और वो कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी। और फिर ये रहेगा, जैसा मैंने कहा है हमेशा, कि आज़ादी के बाद से आज तक लेकिन सर जो बात आप कह रहे हैं ना कि भाई अगर कर्नाटक वाली जीत तेलंगाना में रिपीट कर देती है कांग्रेस, तो मतलब सीधे सीधे जो राहुल गांधी का स्टैचर है, कद है, क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा और दक्षिण में उसका जिस तरीके का फोकस था, उस पर असर होगा? बिल्कुल असर होगा। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब 2019 के चुनाव के बाद तेलंगाना में बढ़त ली थी कांग्रेस के ऊपर, अब कांग्रेस वहाँ बहुत कर्नाटक चुनाव के बाद बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी चुनौती देना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तो 3 सांसदों को वहाँ विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। मुझे लग रहा है कि मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक जो जेडीएस के साथ कर्नाटक में था, अब तेलंगाना में भी उसी तर्ज पर कांग्रेस के पास वापस लौट रहा है। 8-10 साल की इंडियन इनकम्बेंसी बीआरएस के साथ जो जुड़ी हुई है चंद्रशेखर राव के साथ, उसमें एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ जा रहा है मुसलमानों का। और यही फ्रस्ट्रेशन सिर्फ बीआरएस के साथ नहीं है, ओवैसी के साथ भी यही फ्रस्ट्रेशन लगातार उनके भाषणों में दिख रहा है। तो क्या ये भारतीय राजनीति में एक तरीके से शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा कि वो अल्पसंख्यक वोटर, वो मुस्लिम वोटर जो अमूमन जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय दलों को ही प्रेफर करता हुआ नजर आया है, इस बार क्षेत्रीय दल के मुकाबले वो राष्ट्रीय दल जो है जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ा ऑप्शन सामने है मुसलमानों के, उसी को चुनता हुआ नजर आएगा? ऐसा कर्नाटक में हुआ है, क्या तेलंगाना में भी यही होने जा रहा है? 12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। केंद्रीय मंत्री नरसिंहपुर से बीजेपी के उम्मीदवार प्रहलाद सिंह पटेल आज अपना नामांकन कर रहे हैं। नामांकन से पहले उन्होंने जो दावा किया है जरा वो सुनिए पहले। ये नरसिंहपुर की धरती है जो स्वाभिमानी लोगों की धरती है और इसलिए हमारा समय अनुकूल रहा हो या प्रतिकूल रहा हो, हमेशा इस धरती ने हमको ताकत दी है। एक है विकास और दूसरी है विरासत, दोनों को साथ में लेकर जिसके लिए नरसिंहपुर जाना जाता है। विकास अगर हुआ है तो ये भाजपा की सरकार में हुआ है और मेरे अनुज को इस बात का श्रेय जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ मूल्यों की राजनीति है और उसके कारण से आपको उत्साह भी मिलेगा, संख्या बल भी मिलेगा और सहयोग करने की मंशा भी मिलेगी। तो नरसिंहपुर से उम्मीदवार प्रहलाद सिंह पटेल को आप सुन रहे थे। सिटिंग एमएलए यहां से इन्हीं के भाई हैं जिनका टिकट काटकर बीजेपी ने इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। एक बार फिर से जरा तेलंगाना को लेकर चर्चा कर लेते हैं, जो ब्रेक पर जाने से पहले हमने छोड़ा था। आपका आकलन तेलंगाना को लेकर? तेलंगाना में कांग्रेस की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं और वहाँ पर शुरू में एक जो लोगों के मन में एक छवि बनी थी कि बीजेपी और बीआरएस में एक कोई आपसी समझ है और एक समझौता है जिसको मोदी जी ने दूर करने की बहुत कोशिश की वहाँ जाकर। उससे भी अगर वो थोड़ा से भी बना रहा तो उससे भी कांग्रेस को फायदा होगा और एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, तो कांग्रेस की संभावनाएं मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छी हैं वहां पर। लेकिन ये तो तय है कि वो बहुत एक मजबूत दूसरी पार्टी तो होगी ही। तो ये कर्नाटक की तर्ज पर ही कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ तेलंगाना में? मैं तेलंगाना के चुनाव को 2 दृष्टिकोण से देखता हूँ जी। एक दृष्टिकोण ये है कि आज से 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी मुकाबले पर थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने बंडी संजय कुमार को अध्यक्ष पद से हटाया, किशन रेड्डी जी को जिम्मेदारी सौंपी। किशन रेड्डी, देखिए रेड्डी बहुत कम संख्या में है वहाँ पर। हाँ, रेड्डी जो है वो सब कम संख्या में है। बंडी संजय की जो जाति है ओबीसी है, वो उसकी संख्या वहाँ बहुत ज्यादा है तेलंगाना में। उसको जैसे ही हटाया तो ये गेम साफ नजर आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं केसीआर के साथ किसी तरह का तालमेल का हो गया है, समझ बन रही है कि लोकसभा हाथ पीछे खींच रही है। हाँ, कि अगर पार्लियामेंट में जरूरत पड़ती है इलेक्शन के बाद तो वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा, असेंबली तुम्हारे लिए छोड़ी। और ऐसा अक्सर होता ही है, जैसे हिमाचल में हुआ। और इसी माहौल का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ परसेप्शन के खेल में यहाँ पर। दूसरी बात जो आपने कही मुस्लिम वाली, जो कर्नाटक वाला वहाँ होगा या नहीं होगा, मुझे उस पर थोड़ी शंका है। शंका ये है क्योंकि वहाँ असदुद्दीन जो है वो केसीआर के साथ है और मुस्लिम वोट जो है वो असदुद्दीन के साथ है तेलंगाना का, इसलिए कांग्रेस को वहाँ लाभ नहीं होगा। लेकिन पिछले दिनों का आपको असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान भी सुनना चाहिए जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि साहब जुड़वा भाई हैं राहुल गांधी और मोदी। तो जिस तरीके के अटैक वहां पर ओवैसी साहब की तरफ से कांग्रेस पर भी किए जा रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि वो मुस्लिम वोटर को लेकर असमंजस की स्थिति नेताओं में है।